चलिए शुरू की जाए एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगली लेक्चर हम लोगों की। आज हम लोग 2-3 पॉइंट डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री लेवल की चीजें, मैक्सवेल थियरी, प्लैंक्स क्वांटम थियरी और वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। एलिमेंट्री चीजें लगभग सबको मालूम होती है, लेकिन एक बार मेरा काम है इसको डिस्कस कर लेना ताकि जिनका थोड़ा सा फंडामेंटल वीक हो वो भी कवर कर सके, क्योंकि इस पे फिर एक डीपीपी मिल जाएगी, क्वेश्चंस मिल जाएंगे अगली क्लास में जिसको आपको प्रैक्टिस करनी। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ वेव। वेव के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। वेव को हम लोग समझते हैं, वेव सिंपली क्या है? डिस्टर्बेंस है। शॉर्ट में लिख दिया है, अ वेव इज अ सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस जो ट्रेवल करता है आउटवर्ड एज अ कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्या? क्रेस्ट एंड ट्रफ। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट, और इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। ये वाली जो आप चीज दिखाते हैं ये क्या है हमारा? इसको आप क्या बोलते हो? एम्पलीट्यूड। वेव को इस तरीके से अगर आप प्रेजेंट करते हैं, और ये दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है इसे हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ की यूनिट ये डिस्टेंस है, तो यूनिट आप मीटर लिखें या एंगस्ट्रॉम लिखें, जो लिखना वो लिख सकते हैं। एम्पलीट्यूड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एम्पलीट्यूड सिंपली वेव में किस चीज को दिखाता है? वेव की इंटेंसिटी को दिखाता है, ब्राइटनेस को दिखाता है। एम्पलीट्यूड, ब्राइटनेस तो समझते हैं या इंटेंसिटी समझते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। यदि कोई वेव ट्रेवल कर रहा है तो अगर वेव बड़ा बना है तो हम बोलते हैं अरे भागो भाई, वेव बड़ा बन गया है, बड़ा वेव। तो वो इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, या आप कह सकते हैं इन शॉर्ट की ब्राइटनेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ब्राइटनेस वर्ड भी यूज किया जा सकता है, आगे शायद हमने लिख दिया होगा। तो वेव के 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं। वेव के साथ 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वेव के, क्या क्या? जैसे एक है वेवलेंथ, सेकंड हो गई एम्पलीट्यूड, थर्ड हो गई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है ना, फोर्थ हो गई वेव नंबर, और फिफ्थ क्या? क्या? टाइम पीरियड ना। फ्रीक्वेंसी बोल दिया तो टाइम पीरियड क्यों बोलोगे? 5 कैरेक्टर वेव का बोला हम। वेव वेलोसिटी, एग्जैक्टली, वेव वेलोसिटी। तो 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, पांचों को एलिमेंट्री लेवल पर समझते हैं। वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, वेलोसिटी कैसे हम लोग वेव को समझते हैं, तो पांचों पॉइंट्स का आगे डिस्कशन होगा। 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ वेव एकदम नोट्स के फॉर्म में हमने लिख दिया है कि जैसे आप इसको टाइप कर, मतलब जैसे इसको आप नोट करेंगे एग्जैक्ट हमने वैसे इसको लिख दिया है कि डायरेक्टली आपको नोट करना। पांचों कैरेक्टर्स हैं। अब ऑर्डिनरी एग्जांपल्स में जैसे वेव, एक मैटर वेव भी है। मैटर वेव भी तो है। मैटर वेव आप किसे बोलते हैं? जब कोई मैटर, कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या कोई स्मॉल पार्टिकल, कोई छोटा पार्टिकल, मास वाला पार्टिकल यदि ट्रेवल करता हो हाई वेलोसिटी से, तो आप उसको क्या बोलते हो? मैटर वेव। तो हमने लिखा है कि जैसे ऑर्डिनरी लाइट को भी हम वेव में कंसीडर करते हैं, बोलो, लेकिन ये कौन सा? ऑर्डिनरी लाइट को या एक्सरे को या गामा रेज को जो आपने वेव में कंसीडर किया है, तो ये कौन वेव है? मैटर वेव नहीं है ये। क्या गामा रेज, एक्सरे मैटर वेव है? नहीं, ये मैटर वेव नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव में जब कॉन्सेप्ट हम लोग ला रहे हैं, आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में डील करेंगे, तो 2 वेव एक साथ डील होगी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरा मैटर वेव। दोनों को थोड़ा आगे डिफरेंशिएट भी कर लेंगे हम लोग। फिलहाल ऑर्डिनरी लाइट को भी हम वेव की तरह ट्रीट करेंगे। एक्सरे, गामा रे, ये सब हमारे, देखो हमने लिख भी दिया है, ये सब कैसे वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है? क्योंकि इनके तरह का सिमिलर वेव हम क्रिएट कर सकते हैं किसी चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने लिख दिया है because similar waves can be produced by moving a charged body in a magnetic field or a magnet in an electric field। जैसे एक मैग्नेट को इलेक्ट्रिक फील्ड में आप बिहेव करते हैं, तो या तो वो बोले या फिर बोले कि सिमिलर वेव। क्यों इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने बोला?
क्योंकि सिमिलर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्रिएट कर सकते हैं एक चार्ज बॉडी को मूव करवा करके कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड में। देखो ये पॉइंट देख लो, क्योंकि क्वेश्चंस हर तरीके के आएंगे। ठीक है, दीज रेडिएशंस हैव वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हम लोग इसकी पढ़ेंगे मैक्सवेल की, तो ये जो रेडिएशन है इनके पास भी क्या माना गया है, कौन कैरेक्टर है, वेव कैरेक्टर। और ये सबसे पहले मानने वाले साइंटिस्ट कौन है, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव माना है, कौन है, मैक्सवेल। मैक्सवेल। और मैक्सवेल ने जिस समय में ये कंसीडर करा उस समय में प्लैंक्स की क्वांटम थियरी थी भी नहीं। प्लैंक्स क्वांटम थियरी समझते हो ना, E इक्वल्स टू एच न्यू। तो जिस समय में मैक्सवेल ने इन लाइट रेज को, एक्स रेज को, गामा रेज को क्या मान लिया है, वेव माना है, उस समय में ध्यान देने वाली बात है ना आइंस्टाइन का इक्वेशन था और ना ही प्लैंक्स क्वांटम थियरी थी। ये 1900 के बाद ये दोनों थियरी आया, जिसको आप E इक्वल्स टू एच न्यू या HC बाय लेमडा बोलते हैं। तो इनके आने से पहले ही मैक्सवेल ने कंसीडर कर लिया था, इसको क्या मान लिया था, वेव। फिर बाद में इसको रिकॉग्निशन मिला कि हाँ भाई ये वेव है। These radiations have wave characteristics and do not require any medium for their propagation. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ऑर्डिनरी वेव, मैटर वेव में अगर डिफरेंस बोला जाए तो पहला डिफरेंस आप यही बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको भी आप कंसीडर करते हैं वो बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती। सामान्य तौर पर एक मिसकंसेप्शन होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा हाई एनर्जी की ही होती है। ठीक है, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेव के कैरेक्टर होना चाहिए और उनमें क्षमता होनी चाहिए कि वो विदाउट मीडियम के भी ट्रैवल कर सके। मैटर वेव बिना मीडियम के ट्रैवल कर सकती है क्या? मैटर वेव, अगर कोई वेव मैटर है, पार्टिकल है, जैसे पानी का वेव है, तो पानी का वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या फिर मैटर वेव? मैटर वेव है, वो H2O पार्टिकल है। तो मैटर वेव बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिना मीडियम के ट्रैवल कर सकती है। अब एक एग्जांपल बोलो, जैसे रिमोट से निकलती है रे, वो कौन सी रे होती है जो हम लोग रिमोट से निकलती है? यूवी रे है, कॉस्मिक रे है, एक्स रे है, विजिबल रे है, क्या है, इंफ्रारेड रे, IR है, जो विजिबल नहीं। तो रिमोट से निकलने वाली रे की फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी ज्यादा होती होगी या कम? काफी कम। वो हमें नुकसान कर सकती है या नहीं? नुकसान कर सकते हैं क्या? नहीं। रिमोट से निकलने वाला वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो काफी कम फ्रीक्वेंसी या काफी कम एनर्जी के वेव। अब ये बताओ, क्या वो बिना मीडियम के ट्रैवल कर सकता है कि नहीं? उसे ट्रैवल करने के लिए क्या मीडियम की जरूरत है? नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर स्पेस में नहीं हो पाता। तो अब अगर मैं बोलूं कि इंफ्रारेड रे जो बहुत कम एनर्जी की है, क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इसका मतलब एक मिसकॉन्सेप्शन हटा देना है, क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हाई एनर्जी की ही होते हैं। ये लिखा भी जाए तब भी इस बात को हमें वैल्यू नहीं देनी। ठीक है, बोलने में जरूर बोला जाता है कि सामान्य तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम कंसीडर करते हैं तो बोलते हैं हाई एनर्जी, उसकी फील आती है हाई एनर्जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेफिनेशन लिखते समय भी लिख दिया जाता है हाई एनर्जी वेव। लेकिन आपको समझना है कि हम सारे जो बिना मीडियम के ट्रैवल कर सकता है, ये सारे वेव, लाइट बिना मीडियम के ट्रैवल कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है ना। इसका मतलब लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेंगे कि नहीं लेंगे? ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इन सब की एनर्जी को, किनकी एनर्जी को, ये जो अलग अलग तरीके के वेव हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनकी एनर्जी को या कह लीजिए इनके वेवलेंथ को या फ्रीक्वेंसी को जब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वेव स्पेक्ट्रम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग उसको भी देखते हैं। तो चलो, हमने लिख दिया है कि ये सारे जो है इन रेडिएशंस को हमने वेव कैरेक्टर्स इनके पास है और इनको कोई भी मीडियम की जरूरत
नहीं है। अब बारी बारी से 4-5 पॉइंटों से डिस्कस करता हूं। वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग ट्रफ्स एंड ट्रफ्स और क्रेस्ट, यही हुआ ना, दो या तो ट्रफ के बीच लोगे बेटा या दो क्रेस्ट के बीच। ठीक, आ जाओ। फ्रीक्वेंसी है अगली टर्म। फ्रीक्वेंसी को पहले बताओ, फ्रीक्वेंसी क्या समझते हो? नंबर ऑफ टाइम्स, हाँ ठीक है, ऑफ वेव्स पर सेकेंड। मतलब सिंपल है, आप जिस चीज को भी वेव लेना चाह रहे हैं वो 1 सेकेंड में कितनी बार अपनी पाथ को रिपीट करता है। जैसे बोर की थियरी में आगे कंसीडर कर लिया गया है इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर। बोलो, वेव पीछे हमने पढ़ा है, तो बोर की थियरी में इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर कंसीडर किया गया। तो ऑर्बिट में अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने वेव मान लिए गए थे? नंबर ऑफ वेव्स एक मान लिया गया था ना। तो इसका मतलब है किसी खास पॉइंट को अगर आप मार्क कर देते हैं तो 1 सेकंड में कितने बार वो रिपीट करेगा उसको? एक बार। अगर सेकंड ऑर्बिट लिया बोर्स थियरी में आपने, तो सेकंड ऑर्बिट में नंबर ऑफ वेव्स कितने हो गए थे? 2। नंबर ऑफ वेव्स कितने हो गए? मतलब सोचो कि सेम वेवलेंथ को अगर एक पॉइंट को वो रिपीट कर रहा है तो कितनी बार 1 सेकंड में उस पॉइंट को रिपीट करेगा? 2 बार। कितनी बार क्रॉस करेगा वहां से? 2 बार। सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कितनी बार क्रॉस करेगा? 2 बार। थर्ड ऑर्बिट में किसी खास पॉइंट को 1 सेकंड में कितनी बार ट्रेवल करेगा? क्योंकि हमने क्या माना है, नंबर ऑफ वेव्स n होती है। नंबर ऑफ वेव्स क्या होती है? ऑर्बिट नंबर। तो nth ऑर्बिट में n वेव्स है, इसका मतलब nth ऑर्बिट में वो n चक्कर लगा लेगा। क्या यही पॉइंट हुआ कि नहीं? इसीलिए वहां पे क्या लिखा था हम लोगों ने? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड, इसे हम सीपीएस बोलते हैं, और सीपीएस को ही हर्ज बोला जाता है, एचजेड। साइकिल्स पर सेकंड को ही हर्ज बोला जाता। तो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव पासेज थ्रू अ गिवन पॉइंट, हमने यही बोला। किसी खास पॉइंट को, ये मान लो अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसमें पर सेकेंड रिवॉल्यूशन कितने हैं? 1। अगर वो सेकेंड ऑर्बिट है, अगर ये सेकेंड ऑर्बिट है तो यहां पर सेकेंड रिवॉल्यूशन कितने हैं जी? 2। यही है ना? ठीक है। अब हमने लिख दिया कि द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव पासेज थ्रू अ गिवन पॉइंट इन अ मीडियम इन 1 सेकेंड, इट इज एक्सप्रेस्ड इन साइकिल्स पर सेकेंड। सीपीएस को ही अपन क्या बोल रहे हैं? हर्ज। तो एक हर्ज को क्या बोला गया? 1 सीपीएस। ठीक है। वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब देखो, ये वेव जब ऐसे चल रहा है हमारा, तो वेलोसिटी हम क्या बोल रहे हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव्स इन 1 सेकेंड। ये तो सिंपल है। अब ये डिस्टेंस कौन सी? ये डिस्टेंस कैसे मेजर करें? नहीं, कौन सी मेजर करेंगे? क्या ये डिस्टेंस है या ये जो पाथ है वो डिस्टेंस है? ये जो कवर हो रहा है वो डिस्टेंस है या जो पाथ है वो कवर हो रहा है? पाथ कवर हो रहा है। तो बहुत सिंपल है, तभी तो हम यहां से यहां के डिस्टेंस को हम लोग क्या ले रहे हैं? लैम्डा ले रहे हैं ना, वेवलेंथ। तो कि 1 सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकंड। स्पीड, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनका क्या लिया गया है? वेलोसिटी। चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी साथ में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी क्या ली गई है? स्पीड ऑफ लाइट ली गई है, सेम ली गई है। ये पॉइंट ध्यान रखना। क्या मैटर वेव की स्पीड ऑफ लाइट हो सकती है? नहीं हो सकती। कभी भी मैटर वेव की स्पीड ऑफ लाइट नहीं हो सकती है। हमेशा वो लाइट की स्पीड से कम रहेगी। बहुत ज्यादा हुई तो नियरली सेम हो सकती है, लेकिन कभी भी स्पीड ऑफ लाइट नहीं हो सकती है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिफाइन करना है तो हमें क्या लिखनी है? उसकी स्पीड c होगी। फिर से पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर से पॉइंट समझिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इंपॉर्टेंट जो फीचर देना पड़ेगा वो क्या क्या देना पड़ेगा? पहला फीचर
वो ट्रैवल कर सकता है विदाउट एनी मीडियम। इसका यह मतलब नहीं कि मीडियम में ट्रैवल नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरा जो आपको फीचर बोलना पड़ेगा, जो उसकी स्पीड होती है वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट होती है। तीसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये जरूरी नहीं है कि हाई एनर्जी रेडिएशन ही हो, सामान्य तौर पर बोले जाते हैं, लेकिन वो लो एनर्जी रेडिएशन भी होते हैं। और इनको जब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या एनर्जी में अरेंज किया जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। चलिए, रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। देख भाई, बहुत लोगों को चीजें आराम से समझ में आती होंगी, लेकिन हमने उनके लिए नहीं किया है ये। देखो, आप समझिए, इधर नहीं ध्यान दीजिए। पहले स्पीड को अगर समझना है, वेलोसिटी को अगर समझनी, तो वेलोसिटी है क्या? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। तो आप सोचिए, 1 सेकेंड में अगर मैं इसको बोर मॉडल पे लेके जा रहा हूं, ऐसे ही समझिए, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो पहला तो पॉइंट है कि अगर ये एक ऑर्बिट है तो एक चक्कर लगा रहा है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो कितना चक्कर लगाएगा? एक। और फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी? एक चक्कर में ही ना एक वेव है जी, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी? 2 पाई आर। बोलो, तो मुझे स्पीड निकालनी है, तो ये इसकी स्पीड क्या हो जाएगी उस समय में? दिमाग लगाओ, 2 पाई आर ही ना रह जाएगी, यही रह जाएगी ना। इसका मतलब इसकी स्पीड रहेगी 2 पाई आर। ये सब में कंफ्यूजन नहीं करना दोस्त। कब? जब n इक्वल्स टू क्या रहेगी? 1। तो एनीवेज, आइए, तो ये हुआ कंक्लूजन कि मेरा स्पीड लिखाएगा नंबर ऑफ साइकिल्स और इनटू क्या? वेवलेंथ। ये वाली। इस तरह से अगर स्पीड को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए स्पीड क्या होती है? इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए स्पीड क्या होती है? c। मैटर वेव के लिए स्पीड को c से रिप्लेस करके क्या लिखना पड़ेगा? v। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिस्कस हो तो स्पीड c लेनी है फॉर्मूला में, और जब भी मैटर वेव आ जाए तो उसी फॉर्मूले में c को रिप्लेस करना v से। c किस पे डिपेंड करेगा? c डिपेंड करेगा, हाँ, c डिपेंड करेगा मीडियम पे, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमेशा स्पीड तो हमें c ही लेनी पड़ेगी। वैक्यूम में है ना, तो कंसीडर तो इसी तरह से करेंगे ना। अगर फिर मीडियम लीजिएगा तो फिर सारे में हर जगह पर एप्सिलॉन पे डिपेंडेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो c इक्वल्स टू, फ्रीक्वेंसी को किससे लिखा हमने? न्यू से। वेवलेंथ को किससे लिखा? लेमडा से। तो बेटा c इक्वल्स टू क्या आ गया? न्यू इंटू लेमडा, या लेमडा इक्वल्स टू क्या हो गया? c इंटू सी बाय न्यू, c बाय न्यू। और इसी को अगर मैटर वेव के लिए ट्रांसफर किया तो उस समय में लेमडा क्या हो गया? v बाय, अगर ये किसके लिए यूज किया हमने? मैटर वेव के लिए ना। c को रिप्लेस कर दिया किससे? v से, तो v बाय न्यू। देखिए, अब वेव नंबर रेसिप्रोकल होता है किसका? वेवलेंथ का। तो वेव नंबर को बोलोगे 1 बाय लेमडा, 1 बाय लेमडा। लेमडा क्या है? c बाय न्यू। तो 1 बाय लेमडा को क्या लिख सकते हो? वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट किया गया, तो 1 बाय लेमडा को लिख दिया गया न्यू बाय c, रिवर्स हो गया। और वेव नंबर का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाएगी? हर्ट्ज या सीपीएस बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे। जेसी मैक्सवेल, जेसी था इसी ने, जेसी मैक्सवेल, देख रहे हो कब दिया है थियरी इन्होंने? 1864 में। 90s आते आते तक बहुत सारी चीजें डिक्लेयर कर दी थी इन्होंने। अच्छा, एक थियरी आपने सुना होगा, रदरफोर्ड का मॉडल, हमने भी पढ़ाया है। रदरफोर्ड के मॉडल में को डिस्कार्ड किया था किसने? बोर ने। रदरफोर्ड मॉडल को रिजेक्ट किसने किया? कब किया रिजेक्ट? ईयर को ठीक से ध्यान दो।
1913 पढ़ाया था। बोर मॉडल कब आया? 32 नहीं रे, वो बोर्स पीरियोडिक टेबल है, सब मिला दे रहा। वो पहले रदरफोर्ड मॉडल देख लो और फिर बोर मॉडल। ये रदरफोर्ड मॉडल कब आया था? 1909। और बोर मॉडल कब आया? 1913। अच्छा, इसको रिजेक्ट किया है बोर ने किस आधार पे, क्या बोल के? क्यों रेडिएट करेगा? एनर्जी जो इमिट करेगा वो क्यों करेगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरा कहना है कि रिजेक्शन जो इसका है वो किस किस ग्राउंड पे रिजेक्शन है? रेडिएट करेगा एनर्जी, लेकिन वो क्यों रेडिएट करेगा? क्योंकि हमारा पार्टिकल चार्ज्ड है और एसेलरेटेड है। तो चार्ज्ड पार्टिकल अगर एसेलरेशन में हो तो वो एनर्जी इमिट करता है। ये किसकी थियरी है? हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल की थियरी है। एक्चुअली ये मैक्सवेल की थियरी नहीं है, ये मैक्सवेल का कंसिडरेशन नहीं है, मैक्सवेल की थियरी का एक्सटेंशन है, एक्सटेंडेड पार्ट। हाँ, और उसको लॉमरर नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया। तो हम लोग उसको मैक्सवेल थियरी में काउंट नहीं करते, ठीक है? मैक्सवेल थियरी में सिंपली यही काउंट होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो वेव की तरह बिहेव करेगा, वो बिना मीडियम के वो ट्रैवल कर सकता है, और वैक्यूम में उनकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। फिर मीडियम में स्पीड वही नहीं रहेगी, मीडियम में तो स्पीड चेंज होगी ना, लेकिन वैक्यूम में उनकी स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट। और नहीं कुछ बोला जाए तो क्या कंसीडर करेंगे हम लोग? वैक्यूम कंसीडर करेंगे सी। तो वो मैक्सवेल की थियरी है। तो चलो आज हम लोग मैक्सवेल की थियरी पे यहां से पहुंचते हैं। कब दिया है जरा गौर करो, कितना पहले दिया हुआ है, बहुत पहले दिया हुआ है। मैक्सवेल सजेस्टेड दैट रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट मतलब छोड़ा हुआ, द एनर्जी इमिटेड सच एज। अब ये एनर्जी किस किस फॉर्म में रेडिएट हो सकती है? हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, या एक्सरे के फॉर्म में। ट्रेवल इन स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, द वेव्स नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशंस। हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएटेड एनर्जी, हमने लिखा है कि हाई फ्रीक्वेंसी, लेकिन फिर भी हमने समझाया है, लिखने में जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कि यह हाई फ्रीक्वेंसी है, लेकिन हम लोग हर तरह की फ्रीक्वेंसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम में इस्तेमाल करते हैं। विजिबल रीजन को भी इस्तेमाल करते हैं, इंफ्रारेड को भी इस्तेमाल करते हैं, कॉस्मिक को भी करते हैं, ठीक है? तो रेडिएंट एनर्जी हैज वेव नेचर एंड इज एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? आ जाइए। द वेरियस फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर, क्या क्या है? कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्सरे, यूवी रे। देख लो, इसलिए हमने लिख दिया कि कंफ्यूजन ना हो। इंफ्रारेड भी लिखा, माइक्रोवेव्स, रडार वेव्स, रेडियो वेव्स, एफएम वगैरह जो सुनते हैं आप, एफएम एएम सुनते हैं ना, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आए, क्योंकि ये सारे में वेव के पांचों कैरेक्टर है और ये सारे ट्रेवल कर सकते हैं बिना मीडियम के, इसलिए इन सबको हम लोगों ने कंसीडर किया है किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है किसी को याद है स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा एनर्जी पर कौन है? गामा रे। विजिबल से आगे हाई एनर्जी पर, मतलब ध्यान सुन रहे, बहुत लोगों को पता नहीं, इसमें भी दिक्कत आ रही होगी, ये तो पढ़ाना भी नहीं था। पहले ये सोचो, E इक्वल्स टू एच न्यू लिखते हो, थियरी तो बाद में आएगी, प्लैंक्स क्वांटम थियरी है, अभी हम लोग मैक्सवेल पे ही हैं। पहले मैक्सवेल है कि पहले प्लैंक है? मैक्सवेल। पहले प्लैंक है कि पहले आइंस्टाइन है? पहले प्लैंक है, ठीक है? एकदम प्लैंक शुरुआत में, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में प्लैंक की थियरी है, ऐसे ध्यान रखें। और तुरंत इमीडिएट बाद फिर इन्हीं का एक्सटेंशन है आइंस्टाइन। मैक्सवेल थियरी से, प्लैंक्स क्वांटम थियरी से बहुत कुछ उसको एक्सटेंड किया है आइंस्टाइन। इससे आइंस्टाइन का महत्व कम नहीं हो जाता है,
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अपने टीचर से ब्रिलियंट होते हैं, तो इसका क्या मतलब है, हमारा कोई महत्व ही नहीं रहा। हा? तो E इक्वल्स टू एच न्यू लिखते हो, ठीक है, ये आगे की चीजें लेकिन लिख रहे हो। तो आप बेटा E इक्वल्स टू एच न्यू या एच सी बाय लेमडा लिखते हो, तो जिन लोगों को थोड़ा कम समझ में आता है वो ध्यान रखिए, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी वेवलेंथ के। मतलब जब भी आप ज्यादा एनर्जी बोलते हैं तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और कम वेवलेंथ बोलते हैं। कम वेवलेंथ मतलब छोटा, तो जल्दी जल्दी वेव क्या किया, रिपीट कर रहा, जल्दी से वेव क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो ये ध्यान रखनी है, जब भी आप बोलते हैं हाई एनर्जी, तो उस समय में वेवलेंथ के टर्म में क्या हुआ, शॉर्टर वेवलेंथ, स्मॉल वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, हाई फ्रीक्वेंसी। ये हमेशा ध्यान रखिए। तो हमने आपको बोला, ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारे विजिबल रीजन, जिसको हमारी आंखें देख सकती, विजिबल रीजन से अगर ज्यादा एनर्जी है तब भी हमारी आंखें नहीं देख पाएंगी, और कम एनर्जी है तब भी हमारी आंखें नहीं देख पाएंगी। ज्यादा वाला हमारे शरीर को, बॉडी को नुकसान करेगा, लेकिन कम वाला नुकसान नहीं करेगा, भले ही हम देख नहीं सकते। तो आंख में जाके कितना भी रिमोट ढिचक्वाएं करे बचपन में, उससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर हाई फ्रीक्वेंसी वाली हमारी बॉडी पर भी आ गई तो वो नुकसान कर सकता। हाई फ्रीक्वेंसी में तो कई ऐसे होते हैं कि आपकी बॉडी को आयोनाइज तक कर सकते हैं, आयोनाइज तक कर सकता है, आपकी बॉडी से इलेक्ट्रॉन तक निकाल सकता है, वो बाहर पार्टिकल्स निकाल सकता है। इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी से हमें बचनी चाहिए। जैसे बोला जाता है कि बार बार एक्सरे करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, नहीं, बार बार एमआरआई नहीं करवानी चाहिए, ये चीजें बोली जाती है। एनीवे, तो 3 रेडिएशंस हैं जो विजिबल से ऊपर है, ठीक है, कौन कौन, कॉस्मिक, गामा, एक्स, कॉस्मिक, गामा, एक्स। अगर कभी कंफ्यूजन हो तो ध्यान रखिए, अल्फाबेट का पहला वाला लेटर शुरू में आया, उसके बाद वाला लेटर उसके बाद में, उसके बाद वाला बाद में। तो 3 हमने बोला, कौन कौन, कॉस्मिक, गामा, और क्या बोला, एक्सरे। तो बोलो तीनों में किसकी एनर्जी याद रखनी है, ज्यादा हो गई, कॉस्मिक की, फिर ये कौन से ऑर्डर में आ गया, कौन सी ऑर्डर में, उधर नहीं, इंक्रीजिंग नहीं रही, अरे वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। ये एनर्जी बोला हमने, तो एनर्जी या फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी हो गई, कॉस्मिक, फिर किसकी हो गई, गामा की, और फिर किसकी हो गई, एक्सरे की। क्या छोटू, हाँ आएगा, वो भी विजिबल से ज्यादा है। यूवी भी हार्म करेगा, बिल्कुल हार्म करेगा, वो भी यूवी रे भी हार्म करेगा, लेकिन यूवी रे की एनर्जी को समझना पड़ेगा आपको, हम उसको समझाएंगे अच्छे से, एनर्जी को हम डिस्कस करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज है एनर्जी, एनर्जी को डिस्कस करना जरूरी। तो चलिए आ जाइए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अब खुलेगा। द वेरियस फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर, ठीक है, उसी चीज को लिखा गया है। तो ये वही पेज रिपीट हो गया, यहां पे आइए, ये देखिए, ये स्पेक्ट्रम, ये याद रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन सीधा का सीधा इससे बनेगा। कई बार न्यूमेरिकल्स आपको रेंज पे ही बनेगा, रेंज याद नहीं रहेगा तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर पाएंगे। कॉस्मिक रे को देखो, ऊपर में फ्रीक्वेंसी है, मैं एनर्जी के टर्म में ही बात करता हूं ताकि कंफ्यूजन ना बने, एनर्जी में ही हमेशा बात करते हैं हम लोग। तो ऊपर में फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 10 पर पावर 24। किसकी, किसकी जी, कॉस्मिक रे। गामा रे 10 पर मतलब कॉस्मिक रे 10 पर पावर 24, गामा रे 10 पर पावर 22-24 के बीच में, 10 टू द पावर 22 है, समझ रहे हो ना, सही तो है क्या। देखिए ये गामा रे का रेंज हुआ 20 से 22 के बीच, कॉस्मिक रे 10 से 24 के बीच, इससे ऊपर का रे मिलेगा ही नहीं। तो लास्ट कैसे कह सकते हैं, उसका भी एक रीजन है। उसके ऊपर का अगर आप लेंगे तो लाइट, उसकी स्पीड जो निकालेंगे ना, वो स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस कर जाए। समझ में आया कि 24 पे स्टॉप करना पड़ा। तो चलिए आ जाइए, तो 10 टू द पावर 24 है, 22, 20, 18, और यूवी आ गया 10 टू द पावर 16 पे। यूवी कितने पे है, 16 ऑनवर्ड्स है। इसके बाद बीच वाला जो ये रीजन है, ये विजिबल। ऊपर में क्या लिखी हुई है, ध्यान दे, फ्रीक्वेंसी,
ये किसका ऑर्डर है? तो इधर जाने पर फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है हमारी? बढ़ रही है। न्यू इंक्रीजेज, तो वेवलेंथ किधर बढ़ेगा? लेमडा इधर इंक्रीज करेगा। लेमडा पर ध्यान नहीं देना, नहीं तो दोनों पे दोगे एक साथ तो कंफ्यूजन हो जाए। विजिबल रीजन पर आ जाए हम। विजिबल रीजन कहां गया? ये 10 पर पावर कितना लिखा? 16, और इंफ्रारेड है 10 पर पावर 14, ठीक है, और ये है 10 पर पावर 12। ये दो का डिफरेंस क्रिएट किया गया। 10, 8, 6, 4, दिख नहीं रहा होगा इसीलिए मैंने लिख दिया, और ये है 1। 1 को क्या लिख सकते हैं? 10 पर पावर 0। तो अब रीजन क्या ध्यान रखना है? पहला पॉइंट कि मेरा विजिबल रीजन कितने से कितने के बीच में? विजिबल रीजन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 10 टू द पावर 14 हर्ज से 10 टू द पावर 16 हर्ज के बीच का है। 15 बोलते हैं हम लोग। ये मेरा हो गया विजिबल रीजन। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। दूसरा, कितने फ्रीक्वेंसी हर्ज के बाद हम कॉस्मिक रे कंसीडर करते हैं? फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 10 टू द पावर 22। अगला पॉइंट, कॉस्मिक के बाद गामा रे हम 20 से 22, 10 टू द पावर 20 से 22। अब हम 2 यूनिट का डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। एक्सरे कहां से कहां गया? 10 टू द पावर 18 से लेके 20 के बीच। ये बड़े क्वेश्चन में यूज नहीं किया जाए क्योंकि बड़े क्वेश्चन में और ज्यादा स्पेसिफिक होना पड़ता है। छोटे छोटे क्वेश्चन में इस फैक्टर को इस्तेमाल किया जाएगा, तो हमें रेंज थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए। अब 18 से 20 हो गया। अब इसके बाद यूवी आ गया। यूवी कहां से कहां चले गए? यूवी रेट चला गया हमारा 10 टू द पावर 16 से 10 टू द पावर 18 हर्ट्ज। और यूवी हमारे विजिबल के ठीक ऊपर होता, वायलेट के ठीक ऊपर, इसीलिए क्या नाम है उसका? अल्ट्रा वायलेट। और रेड के बियॉन्ड, जस्ट नीचे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंफ्रारेड बोलते हैं ना। 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं हम लोग। तो किस कलर में सबसे ज्यादा एनर्जी है? वॉलेट में या रेड में? वॉलेट। किस कलर में सबसे ज्यादा एनर्जी है? रेड में एनर्जी ज्यादा है या कम? कम है। ये बात ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ इंफ्रारेड, आ जाओ। इंफ्रारेड कहां से कहां है फिर? 10 से 12। ये है सॉरी, इंफ्रारेड है ना 12 से 14, 12 टू 14। ये वाला देखो, एकदम सजा के लिखा है छोटू, इंफ्रारेड। यहां तक याद रखना जरूरी है, बाकी मत रखिए। इंफ्रारेड किस कैमरा में दिखता है? देखे हो कभी? हमें तो नहीं दिखाया कभी। तो आप उसको अगर मान लीजिए कि वो विजिबल हुआ भी कभी किसी चीज से, ऐसा हो सकता है कि लाइट दिखे नहीं। दे ऑल आर फॉर्म ऑफ लाइट। आपकी आंखें नहीं देख सकती है, अगर आंखें देख लेती तो विजिबल में हो जाता ना बेटा। तो आप जब भी उसको देखेंगे तो किसी डिवाइस के थ्रू देखेंगे। ये तो वो वाला व्हाट्सएप पे खूब नहीं चलता है, कहीं जाने से पहले कैमरा चेक कर ले है लगा हुआ कि नहीं, तो कैमरा ऑन करके, हाँ वहीं से इंस्पायर्ड हुआ है क्या? कहीं जाते बाते हो क्या? चलिए ठीक है, बिना देखे बोलिए। कॉस्मिक रेंज का रेंज 22 से 24, गामा 20 से 22, एक्सरे 18 से 20, यूवी 16 से 18, विजिबल 14 से 16,
और एक बोलना है 10 टू द पावर 15 हर्ज। इंफ्रारेड 12 से 14। अब उसके बाद पीछे हम लोगों ने छोड़ दिया, बाकी इंफ्रारेड के ठीक पीछे कौन है, माइक्रोवेव, उसके पीछे एफएम एएम रेडियो वेव्स, और सबसे पीछे लॉन्ग रेडियो वेव्स। ठीक है, मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी 1 बोले तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, लॉन्ग रेडियो वेव्स को। अगर न्यू इक्वल्स टू क्या बोला गया, 1 हर्ज, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, लॉन्ग रेडियो वेव्स। अभी शुरुआत में तो ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आगे चल के ये सारे क्वेश्चंस हम देंगे और आप बार बार फंसेंगे क्योंकि आपको याद रहेगा नहीं। सबसे आगे कौन है पैटर्न में, बिना देखे बोलो, कॉस्मिक, उसके बाद गामा, उसके बाद एक्सरे, उसके बाद यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर माइक्रोवेव के पीछे एफएम एएम रेडियो वेव्स, और सबसे पीछे लॉन्ग रेडियो वेव्स। फिर बिना देखे बोलो, नीचे देख के बोलो, सबसे ज्यादा, फिर गामा, फिर एक्सरे, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव एफएम एएम, उसके बाद लॉन्ग। चलिए आंखें खोलिए। ओ सॉरी, ये कौन सा पेज है, अच्छा हाँ, ये हमने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज लगाया। इसमें लगभग सब वेव को हम लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, सबसे कम किस वेव को जानते हैं, कॉस्मिक। लगभग हम लोग सारे वेव को जानते हैं या सुने हैं या कभी ना कभी, जैसे गामा का एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा है कब होता है, एक्सरे का एप्लीकेशन आपने देखा है, कैथोड रे जब टकराती है टंगस्टन के प्लेट से या किसी दूसरे मेटल के प्लेट से अंडर सम सर्टेन कंडीशंस, तो लौटने वाली रे एक्सरे है। तो लगभग सबको हम लोग जानते हैं, यूवी को समझते हैं, विजिबल को समझते हैं, इंफ्रारेड को समझते हैं। एक कॉस्मिक को समझिए। कॉस्मिक के लिए हमने ये डायग्राम बनाया, ये डायग्राम लगाया। कॉस्मिक रे क्या है पहले ये समझिए। कॉस्मिक रे ये पहले समझो इसको कि ये प्राइमरली रिप्रेजेंटेड बाय प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियाई। ध्यान से सुनिए, इसका साइंटिस्ट था कुछ, भूल भी रहे हैं, विक्टर हेस। हाँ, बहुत पहले आया था, इसके लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है इनको। आया था ये 12 में, 1920 में, 1912 में, और इसके लिए 1936 का नोबेल प्राइज है। सोचो कितनी बड़ी बात रही होगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे नोबेल प्राइज किसमें है, फिजिक्स में। तो कितनी बड़ी चीज ढूंढी गई। ठीक है, प्राइमरली रिप्रेजेंटेड बाय प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियाई। जैसे गामा रे को रिप्रेजेंट करते हो किससे, E+ से करते हो ना, अरे बोलते हो ना उस समय में इमिशन है। तो हम कॉस्मिक रे को एक्सरे भी समझते हैं। एक्सरे क्या होती है, अ काइंड ऑफ कैथोड रे। एक्सरे क्या होती है, अ काइंड ऑफ कैथोड रे। कोई मान लो ये टंगस्टन मेटल, जब इसकी सीट पे हम क्या बम्बार्ड करते हैं, कैथोड रे। कैथोड रे किसे बोलते हो आप, स्ट्रीम ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। लौटने वाली रे क्या है हमारी, एक्सरे। लौटने वाली रे क्या है, एक्सरे। फ्रीक्वेंसी वही रहेगी या चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एक्सरे को ढूंढा गया था, किसने ढूंढा था एक्सरे को, रोंटगेन ने, रोंटगेन ने, नहीं सुना है नाम। हाँ, तो एक्सरे को आप समझते हैं कि फील करते हैं कि ये क्या है भाई, काइंड ऑफ कैथोड रे है। और कैथोड रे क्या है, इलेक्ट्रॉन की बीम है, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम है। तो कॉस्मिक रे को मैंने बोला कि किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे अल्फा रे क्या है, He++, हीलियम का न्यूक्लियस है। तो वही मैंने समझाया कॉस्मिक रे क्या है, तो ये प्राइमरली रिप्रेजेंटेड बाय प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई में क्या अल्फा है या नहीं है,
है या नहीं है? बिल्कुल है। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं लाइक हीलियम न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स को और न्यूक्लियाई का जो रे है बनेगा, हम इसको प्राइमरली लेवल पर क्या कंसीडर करेंगे? कॉस्मिक रे। ये आया कहां से है? ओरिजिनेट कहां से हुआ? कहां से आता है? सन से और सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम के अंदर से कि बाहर से? बाहर से। सोलर सिस्टम से नहीं, ये हमें बाकी हमारे गैलेक्सी के दूसरे पार्ट से या सन से इमिट हो रहा, और इमिट होकर के हमारे अर्थ की तरफ ये आ रहा। कौन? ध्यान से सुनिएगा, कौन? कॉस्मिक रेज। ये है क्या? न्यूक्लियाई। क्या है ये? अब जब ये कॉस्मिक रे आपका, अच्छा इसको हम अगले क्लास में इसका नोट्स बना के हम आपको दे देंगे, मतलब यहां पे लगा देंगे तो आप ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ये हमने बोला ये इमिटेड फ्रॉम सन और आउटर पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। अब ये हमारी तरफ आ रहा है या हमसे दूर जा रहा? हमारी तरफ आ रहा है। अब जब ये आएगा तो पहले टकराएगा किससे? एटमॉस्फेयर से। किससे टकराया? इसका इंपैक्ट हुआ एटमॉस्फेयर से। तो चलो हमने लिख दिया यहां इंपैक्ट विथ, और एटमॉस्फेयर से टकराना मामूली घटना है क्या? बहुत बड़ी घटना है। आप जानते हैं जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पर वापस लौटते हैं तो सबसे डिफिकल्ट काम क्या होता है? एटमॉस्फेयर को क्रॉस करना, उस लेयर को क्रॉस करना। और उतनी दूर अभी भी हमारी साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई है कि जितनी दूर में हम एटमॉस्फेयर का फ्रिक्शन जहां स्टार्ट होता है, आज भी हम उतनी दूर अपना सिग्नल लूज कर देते हैं। पता है कि नहीं? जब आप एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं उस समय में आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपका सिग्नल लूज हो जाता। मतलब कांटेक्ट, आप जब उतनी दूरी पर बाहर हैं स्पेस में तब कांटेक्ट में, लेकिन उस वहां पर उस समय में आप बाहर हो जाते हैं, कारण फ्रिक्शन का लेवल इतना ज्यादा होता है। उसी समय में जलना स्टार्ट होती है, जिसको बाद में हम लोग पानी पे उतारते हैं, लैंड करते हैं ना वाटर पे, और लैंड करके वाटर पे फिर शिप से हम लोग कैप्सूल को बाहर करते हैं, कैप्सूल को अलग निकालते हैं और बाकी कवर को हम लोग अलग करते हैं। तो आप समझिए कि एटमॉस्फेयर से टकराना कितनी बड़ी घटना होगी। इसको यहां से आप समझ सकते हैं। जब ये कॉस्मिक रे सिंपली क्या है? बहुत एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी है। और बेसिकली ये किस चीज का स्ट्रीम है? किस चीज की धारा है? न्यूक्लियस की धारा है, प्रोटॉन्स की धारा। तो जब प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस का ये स्ट्रीम जो सन से आ रहा, लाइक हीलियम का न्यूक्लियस, ये जब हमारे एटमॉस्फेयर से टकरा रहा है, तो टकराने के बाद, एटमॉस्फेयर से टकराने के बाद भाई वहां वो सैकड़ों पार्टिकल्स में हमारे एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल को तोड़ता है। मतलब समझो तो एटम का जर्रा जर्रा बाहर कर देता। केऑन्स, पियोन्स, ये सारे पार्टिकल्स उस समय में फॉर्म होते हैं। इसीलिए हमने इस पिक्चर को लगाया है समझने के लिए कि एटमॉस्फेयर से जब आके टकराया है कौन? कॉस्मिक रे, तो एयर मॉलिक्यूल्स अब टूटना शुरू हुआ, और टूट के ये एयर मॉलिक्यूल क्या दे रहा है? दिख रहा है पियोन्स, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई नॉट, फोटॉन्स, गामा, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, मतलब इतने पार्टिकल्स में वो टूटना स्टार्ट होता है। केऑन्स निकल रहा है, के प्लस बोलते हैं, के माइनस बोलते हैं, के नॉट बोलते हैं। तो ये सारी चीजें देखिए हमारा वहां से निकल रहा। आप मेजर याद रखना तो ऐसे याद रख सकते हैं, सब चीजों को अलग किया गया। नीचे हमारा अर्थ का सरफेस। तो क्या इसका मतलब है एटमॉस्फेयर हमें कॉस्मिक रे से बचाता है? अगर ये एटमॉस्फेयर कॉस्मिक रे से ना इंपैक्ट हो तो हमारा अर्थ पर सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, सेकंड के लिए सर्वाइवल नहीं हो सकता। लेकिन एक बात और समझिए, इसका मतलब क्या कॉस्मिक रे हम तक उसका इंपैक्ट पहुंच गया या नहीं पहुंचा, या पार्शियली पहुंचा? पार्शियली पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पार्शियली पहुंचा। बाकी क्या कर दिया गया? लौट गए। मोस्ट ऑफ ऑल जो कॉस्मिक रे है बल्क में, वो डिफ्लेक्ट कर जाता है बैक अपॉन इंपैक्ट
ऑफ किसका, कॉस्मिक रेज, किनके साथ जी, विथ एटमॉस्फेयर दे गॉट डिफ्लेक्टेड आउटवर्ड ना, किधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, बाहर की तरफ, आउटवर्ड इन बल्क ऑफ क्लस्टर्स, क्लस्टर समझ गए, क्लस्टर बोलते हैं हम लोग, वही बोलते हैं ना Cl2.8H2O, मतलब जमावरा, बल्क ऑफ क्लस्टर्स, वो लौट गया, ड्यू टू, किसकी वजह से, मैग्नेटोस्फेयर बोलो, ये तो आपको समझ में आ गया हो, ये तो आप लोगों का जाना पहचाना टर्म है फिजिक्स का, मैग्नेटिक फील्ड, किसकी मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की, जो कहां से ओरिजिनेट होता है, कोर से, कोर से ना, अर्थ के कोर से, और ओरिजिनेट किधर की तरफ होता है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। तो इस मैग्नेटोस्फेयर जो अर्थ से हमारा मैग्नेटिक, क्योंकि अर्थ हमारा क्या है, चार्ज पार्टिकल का जमावड़ा है, सी वाटर में चार्ज पार्टिकल भरा हुआ है, सॉल्ट्स भरे हुए, अर्थ मिनरल से भरा पड़ा है, चार्ज पार्टिकल का जमावड़ा है, तो अर्थ का, और स्पीड है अर्थ में, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के वजह से अधिकांश कॉस्मिक रे डिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। अपॉन इंपैक्ट ऑफ कॉस्मिक रेज विथ एटमॉस्फेयर दे गॉट डिफ्लेक्टेड आउटवर्ड इन बल्क ऑफ क्लस्टर्स ड्यू टू मैग्नेटोस्फेयर या हेलियोस्फेयर भी बोलते हैं हम लोग। तो खैर उतना डिटेल में नहीं जाना, ये सीधा लौट गया, एक पार्ट ही इंपैक्ट करके उसका इफेक्ट हम तक पहुंचता है, अर्थ तक आता, ठीक है। क्यों नहीं पहुंच सकता, पहुंच रहा है तभी तो टकरा के लौट रही है, वो तो जाहिर सी बात है ना, कम मात्रा में ही, लेकिन जितने अमाउंट में पहुंचा उसका भी मैक्सिमम अमाउंट रिफ्लेक्ट बैक हो गया, उतनी ज्यादा में पहुंचेगा तब तो बहुत नुकसान हो सकता है, कारण ओजोन लेयर का भी तो डिप्लीशन है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें, अगर ओजोन लेयर का डिप्लीशन है तब तो यूवी रे पास कर जा रहा है, तो कॉस्मिक रे भी तो पास करेगा, इसका मतलब कॉस्मिक रे बहुत ज्यादा अमाउंट में सन से तो हमारे एटमॉस्फेयर पर अटैक कर नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं। चलिए, तो रफली एक समझ गए, इसीलिए इसका एक नाम है जी, कॉस्मिक रे का जो है एक नाम और है, कॉस्मिक रे को इसी वजह से बोलते हैं एस्ट्रो पार्टिकल्स, कॉस्मिक रे का ही दूसरा नाम है एस्ट्रो पार्टिकल्स। एस्ट्रो पार्टिकल्स क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया। चलिए, अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी किसकी, मैक्सवेल की। सिंपल है, क्या बोलते हैं ये, हमारा वेव जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मान लीजिए ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, ये समझिए, वेव इसमें नहीं बना हुआ है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो आप देख रहे हैं इसमें अभी मेरा वेव नहीं बना हुआ, कौन वेव, जो मेरा मैटर ट्रेवल कर रहा है, जो पार्टिकल या सब्सटेंस ट्रेवल कर रहा है, वो नहीं दिखाया गया, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, किसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, वेव्स का। अभी उस पिक्चर को नहीं देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी क्या है, सॉरी मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी क्या है, तो मैक्सवेल ने कंबाइन किया है किस चीज को, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, कि दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, और ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं किस पर, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वेव्स को। तो वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है इस पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर परपेंडिकुलर है, वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक उस पर परपेंडिकुलर होगा, मतलब आप इसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस को कवर कर रहे हैं, ये वाली एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस कवर हो रही है। तो अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्लेन में है, किस प्लेन में है, अगर एक्स वाई प्लेन में है, देखो लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू एक्स वाई, तो मैग्नेटिक फील्ड किस प्लेन में आ जाएगा, एक्स जेड में ना, एक्स जेड में ना, अगर ये एक्स वाई पर है तो वो एक्स, ये तो एक्स यूज किया ही है ना, तो एक्स जेड पर है, तो तीनों चीजें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है, यही हमारा
मैक्सवेल के क्या हो गया, थियरी हो गया। ये देख लो, इसमें और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ये डायरेक्शन है किस चीज का, प्रोपैगेशन डायरेक्शन। देखो वहां लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड उस पर परपेंडिकुलर है। तो इन शॉर्ट, अब वेव लेंथ तो आप समझ रहे हैं, जो वेव लेंथ होगा मेरा वो दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस होगा। तो ये मेरा वेव लेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, मैग्नेटिक फील्ड, प्रोपैगेशन डायरेक्शन। क्लियर हो गया, नहीं है कुछ कंफ्यूजन। यही मेरी मैक्सवेल थियरी हो गई कि वेव के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी क्या हो गई मैक्सवेल की, वेव प्रोपैगेशन डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, एंड ऑल ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू दस ईच अदर। चल लिख दिया आगे। एसेलरेटेड और ऑसिलेटरी होगा ना, चलो रहने देते हैं। चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये दोनों फील्ड जो है इस तरह से परपेंडिकुलर है किस पे, एक दूसरे पर। और प्रोपैगेशन ऑफ, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल क्या है, एसेलरेटेड है, तो यह प्रोड्यूस करेगा दोनों ही चीजों को, किसको किसको, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को। और अंडर मैग्नेटिक फील्ड कोई चार्ज पार्टिकल एसेलरेटेड है तो एनर्जी इमिट करता है। यह मैक्सवेल की थियरी है या नहीं है, नहीं है, ये नॉर्मल फॉर्मूला है। अरे कोई एसेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन, पहले प्रोड्यूस करेगा क्या, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हम डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा जाता है कई बार, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो आप डिजेनरेट पढ़ते हो ना, पी एक्स पी वाई पी जेड, अरे पढ़ते हो ना भैया, ये माना जाता है इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कंसीडर किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए अभी शुरुआत में पढ़ते हो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सभी क्या है, डिजेनरेट है। लेकिन फिर आगे जाके क्या पढ़ते हो, ये अलग अलग लेवल पर स्प्लिट कर जाते हैं, क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं। तो ये जो डिजेनरेटेड वर्ड्स हैं, ये एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सिक्वेंस है। तो एसेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, और ये तीनों दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, किसके साथ, प्रोपैगेशन ऑफ वेव डायरेक्शन। बहुत अच्छे से क्लियर है, ये लिख दिया हमने, देख लो जो हमने बोला था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई आयन भी एसेलरेट करता है तो एनर्जी रेडिएट होती है, छोड़ी जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। ये रेडिएशन डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है पार्टिकल की स्पीड गिरने की, जिसके कारण बोर ने बोला कि स्पीड गिरते 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 वो स्वाहा। और ये कहां से आया है, लैरमर फॉर्मूला। और लैरमर फॉर्मूला आप अच्छे से समझ सकते हैं, ये किसके थियरी के बाद है, मैक्सवेल। उनका कब है, 1864। ये कब है, 1897। ठीक है। लैरमर फॉर्मूला फिजिक्स में बड़े लेवल पर चीजें यूज होती है, हम लोग को जानना नहीं है, तो ठीक है। इसीलिए इसको हमने घेर के लिख दिया है कि भाई ये चीज समझो कि इस चीज को आप मैक्सवेल की थियरी का पार्ट नहीं बताना, कि जब कोई चार्ज एसेलरेटेड पार्टिकल है तो वो प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, और उस केस में वो एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दिस कम्स फ्रॉम लैरमर फॉर्मूला। अगले पर आ जाइए। अब अगले पेज में क्या लिखा हमने, डिफरेंस किसके किसके बीच, डिफरेंस तो अब सीख गए, फिर भी पढ़ लो एक बार। नेचर इसका क्या है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इसका कोई भी है कोरिलेशन, अरे इसका कोई कोरिलेशन है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से, नो कोरिलेशन विथ ई एंड बी। बी मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हो, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, एसआई, टेस्ला, और सीजीएस, गॉस। चलिए, दीज आर ड्यू टू मैटर वेव्स, बोलो जी, मैटर वेव क्यों है भाई, मूवमेंट, किसकी मूवमेंट, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एंड हैव वेव कैरेक्टर, नो सिग्निफिकेंट फील्ड इज एसोसिएटेड, वही लिखा।
बहुत बड़ा पार्टिकल भी लेके हम वेव नेचर कंसीडर नहीं कर सकते हैं। डी ब्रॉगली की थियरी जो है कब आई है, किस साल? ईयर इतने शौक से हम इसी वजह से पढ़ाते हैं, सब कनेक्ट हो पाए। डी ब्रॉगली ने सभी को क्या किया है, करेक्ट किया, और करेक्ट किया है, ये आया है 1924। आप समझ सकते हैं इन सब की थियरी के बाद आया है, जिसमें क्या बोला गया है, डुअल नेचर ना, डुअल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का दोनों नेचर है, एक मैटर नेचर और एक मैटर वेव, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय एम वी, जिसको बाद में बोर्स थ्योरी में साथ में साइमल्टेनियसली अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैसे समझ रहे हैं? तो आपका वेव नेचर कब ज्यादा बोला जाएगा? इस तरह से वेव नेचर कब ज्यादा बोलोगे? जब हमारा पार्टिकल का मास क्या हो, कम, और स्पीड क्या हो, तब हम वेव नेचर, अगर दो चीजों में पूछा जाए कि किसमें वेव नेचर ज्यादा है, तो क्या देखना है हमें? मास कम होनी चाहिए, क्योंकि लाइट में हम लोग मास लेते हैं या नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं। लाइट में मास लेते हैं या नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं। लाइट को हम लोग पैकेट कंसीडर करते हैं, पता है? लाइट इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पैकेट्स, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड फोटॉन्स। लेकिन फोटॉन्स में मास कंसीडर होती है या नहीं होती है? नहीं होती है। लेकिन मैटर वेव में हमेशा क्या कंसीडर होगा? मास कंसीडर होगा। तो मैटर वेव, मेरा वेव नेचर तब ज्यादा कहलाएगा यदि मेरे मैटर में, सब्सटेंस में, चाहे वो इलेक्ट्रॉन रहे, प्रोटॉन रहे, न्यूट्रॉन रहे, कुछ भी रहे, मास क्या हो, कम से कम, और स्पीड क्या हो, ज्यादा से ज्यादा। एक क्वेश्चन भी शायद दिया था प्लैनेट वाला करके पिछले डीपीपी में, कार और प्लैनेट पर। खैर, मीडियम इट कैन ट्रेवल इजीली थ्रू even vacuum, it can travel easily through even vacuum, और इसको हमेशा क्या चाहिए? मीडियम। तो these waves are not able to pass through vacuum and direction of propagation is not related with E and B, लिख ही दिया। ठीक है, ये क्या लिख दिया है? प्रोपैगेशन, ये हटाओ। अच्छा, मीडियम ऑफ प्रोपैगेशन लिखा था, ठीक, ये मीडियम ऑफ प्रोपैगेशन, इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। स्पीड इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ लाइट, कंपैरेटिवली लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। वेव, वेव लेंथ, अच्छा लिखा हुआ है, हाँ ठीक। वेव लेंथ कैसे निकालोगे? सी बाय न्यू, सी बाय न्यू ना, और वहां क्या आ गया? एच बाय पी, एच बाय पी ना। कैसे, कहां से आया? यहीं से तो आया, मैटर वेव के लिए तो यहीं से आया है ना। जो भी चीजों में मास है, बिना मास के हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं? नहीं। अरे इस फॉर्मूले को विदाउट मास आप यूज कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि लैम्डा इक्वल्स टू क्या है हमारा? एच बाय एम वी। अगर मास नहीं हुआ तो उस केस में लैम्डा इन्फिनाइट हो जाएगा, फिर वेव कभी रिपीट होगा ही नहीं। इन्फिनाइट डिस्टेंस हो गया तो वेव कभी रिपीट करेगा ही नहीं अपने आप को। जो दोबारा रिपीट ही ना कर सके, उस पॉइंट पर पहुंच ही नहीं सके, वो वेव कैसा होगा? इसलिए मैटर वेव में हमेशा मास के बिना मैटर वेव हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के का डुअल नेचर क्यों ले लिया गया? इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर एज वेल एज कौन सा नेचर लिया गया? वेव नेचर। तो क्यों इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कंसीडर कर लिया गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में मास है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पर एप्लीकेबल है या नहीं एप्लीकेबल है? एच बाय एम वी है। तो धीरे धीरे जब अच्छे क्वेश्चन सामने आएंगे तो होता क्या, शुरुआत के दिनों में हम लोग सब फॉर्मूला ट्राई मारते रहते हैं क्वेश्चन में। अच्छा मास दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, तो एच बाय एम वी लगा दो, वेवलेंथ पूछ रहा है। लेकिन आगे धीरे धीरे ओवर द एक्सपीरियंस ये समझना पड़ेगा, कई बार स्पीड दी हुई रहेगी और आपको वेवलेंथ पर कुछ कमेंट किया जाएगा और पार्टिकल ऐसा बोला जाएगा जिसमें आपको समझ में आ रहा है कि मास नहीं है, और उस केस में लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय एम वी के साथ एक ऑप्शन प्रेजेंट रहेगा और एक ऑप्शन प्रेजेंट रहेगा कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, या वेव कैन नॉट रिपीट इटसेल्फ। तो वो चीज समझना पड़ेगा कि हम कैसे ऑप्शन को आंसर करें। एग्जाम्पल, कौन सा वेव? रेडियो वेव, एक्सरे, गामा रे वगैरह।
ये आप समझ में आया इलेक्ट्रॉन बीम जानबूझ के मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में मास है। तो ये ध्यान रखें, भले ही उसमें एनर्जी जो हो, भले ही बेटा एनर्जी जो हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बीम को हम मैटर वेव में कंसीडर करेंगे। इसके अंदर मास है और इसकी जो स्पीड है वो हमेशा लाइट की स्पीड से क्या होगी? कम होगी। एटम में आपने इलेक्ट्रॉन पढ़ा, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड क्या है? 10⁻⁶। इसीलिए बार बार रिपीट किया इस फैक्ट को, C/100 C/100 C/100। कई बार बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अगर वो न्यूक्लियस के अंदर पहुंचा, वहां न्यूक्लियर फोर्स इतना स्ट्रांग हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स का रेंज इतना ज्यादा है कि उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस कर जाएगी। और इलेक्ट्रॉन के साथ ये चीजें हो नहीं सकती कि वो स्पीड ऑफ लाइट को रीच कर जाए। इसीलिए इलेक्ट्रॉन बीम को हमेशा एक्सक्लूड करना है। इसको किस वेव में कंसीडर करना है? मैटर वेव में कंसीडर करना है। क्लियर हो गया ना? ठीक, चलिए रेडिएशन हम लोग समाप्त कर लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, उससे ज्यादा बातें नहीं है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सिंपली क्या है? E = h²। सबसे पहले ये चीज थियराइज करा था किसने? प्लैंक ने। किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू? अलग अलग बॉडी को सेम टेम्परेचर पर हीट किया गया। तो इसको हीट करने से, हम लोग भी देखते हैं बॉडी को हीट करने से क्या होता है? बॉडी रेडिएट करती है। जब आप हीट देते हैं तो बॉडी क्या करता है? ग्लो करता है और एनर्जी को रेडिएट करती है। करती है कि नहीं जी? रेडिएट करती है इन फॉर्म ऑफ हीट या इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। किसी भी बॉडी को जब आप अलग अलग बॉडी लेते हैं, बॉडी अलग अलग क्यों बोला उसका कारण भी समझिए। अलग अलग बॉडी को जब हम सेम टेम्परेचर पर हीट कर रहे हैं, तो अब वो बॉडी भी गर्म होने के बाद क्या कर रही है? एनर्जी को छोड़ रही है या ग्लो कर रही है? ग्लो कर रही है ना? क्या ये तीनों चारों बॉडी जो डिफरेंट बॉडीज है, ये एक ही तरह के रेडिएशन, एक ही इंटेंसिटी का रेडिएशन इमिट करेगा? नहीं करेगा। यही तो प्लैंक्स क्वांटम थियरी है। यही तो प्लैंक क्वांटम थियरी है। E = h²। तो आ जाइए, मैक्स प्लैंक ऑब्जर्व, ये आया कब है जी? 1901। मैक्स प्लैंक ऑब्जर्व दैट व्हेन डिफरेंट सॉलिड्स आर हीटेड टू सेम टेम्परेचर, गौर किया? क्या लिख दिया? दे ग्लो एंड इमिट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। इसलिए टेम्परेचर को सेम लिया, यह समझने के लिए कि बॉडी के डेंसिटी पर, बॉडी के स्ट्रक्चर पर यह डिपेंड करेगा। ठीक है? टेम्परेचर, दे ग्लो एंड इमिट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन। बोलो, मैक्स प्लैंक assigned this observation to the oscillation or vibration of atoms of the material with a different definite frequency। इसको किस चीज से असाइन किया? क्या बताया गया है कि जब हम हीट कर रहे हैं तो वाइब्रेट कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है? कौन? उस बॉडी का एटम। एटम का मतलब है बॉडी का क्या बोलते हैं हम लोग उसको? स्मॉल पार्टिकल, क्या बोलते हैं हम लोग? एंटाइटी, फंडामेंटल एंटाइटी। तो फंडामेंटल एंटाइटी हो सकता है मॉलिक्यूल हो, या फंडामेंटल एंटाइटी हो सकता है एटम। अरे अगर मेटल है तो एटम है, कोई दूसरा मैटर है तो हो सकता है क्या है? वो मॉलिक्यूल है। तो जब हम अलग अलग बॉडी को सेम टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो वाइब्रेशन किस चीज की है? ऑसिलेशन या वाइब्रेशन किस चीज की है? एटम्स की। और ये सेम फ्रीक्वेंसी की अलग अलग फ्रीक्वेंसी से? अलग अलग फ्रीक्वेंसी से। टू एक्सप्लेन दिस, मैक्स प्लैंक पुट फॉरवर्ड अ थियरी नोन एज प्लैंक्स क्वांटम थियरी। द मेन पॉइंट्स ऑफ थियरी आगे बता रहे हैं। E = h², क्वांटम के फॉर्म में आप उसको गिन सकते हैं, वो क्वांटाइज्ड है। h², 2h², 3h², हम लोग उसी को बोलते हैं। क्या क्या पॉइंट बना? पहला, सब्सटेंसेस रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी। फिर से पॉइंट, कंटिन्यूअसली कि डिसकंटिन्यूअसली? कंटिन्यूअसली रेडिएट होगा जी, पॉसिबल है। तो सब्सटेंसेस रेडिएट या एब्जॉर्ब करती है एनर्जी को डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी। द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। इन केस ऑफ लाइट, उसी क्वांटम को हम क्या बोलते हैं जी? फोटॉन।
बोलते हैं ना, अगर मेरा लाइट नहीं है तो बाकी हम रेडिएशन को क्वांटम पुकारेंगे, और अगर लाइट है तो उसी रेडिएशन को हम फोटॉन्स बोलेंगे। द एनर्जी ऑफ अ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू, और जो कांस्टेंट अप्लाई किया गया इसीलिए उस कांस्टेंट का नाम पड़ गया प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट हैविंग द वैल्यू 6.625 या 6 लिखिए 10 to the power -27 अर्ग, या फिर जूल सेकंड में क्या हो जाएगा -34, क्योंकि 10 to the power 7 होता है। ठीक है, ए बॉडी कैन रेडिएट, यही बोला हमने, ए बॉडी कैन रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन होल नंबर मल्टीपल्स ऑफ अ क्वांटम, हमेशा जब भी होगा। तो इसीलिए हम नंबर ऑफ फोटॉन्स काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। टोटल एनर्जी को डिवाइड करना पड़ेगा एक पैकेट की एनर्जी से। तो अगर जब भी आपको नंबर ऑफ क्वांटा निकालनी है तो क्या करनी होगी, टोटल एनर्जी को डिवाइड करनी पड़ेगी किससे, एनर्जी ऑफ क्वांटम से ना। क्वांटम और क्वांटा में क्या डिफरेंस हो गया, क्वांटा एक प्लूरल टर्म है, क्वांटम एक सिंगुलर टर्म। तो एक क्वांटम या एक फोटोन की एनर्जी, फोटोन इज द पैकेट ऑफ एनर्जी, से हमें डिवाइड, इसको डिवाइड करनी पड़ेगी किससे, इससे डिवाइड करेंगे किसको, टोटल एनर्जी को, तो उससे हमारा नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेगा। बोर ने इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया था एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, ये आपने पढ़ा भी है। हाइजेनबर्ग, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो फिर दूसरी चीज, हाँ वो कह सकते हैं, हाँ 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 कह सकते हैं। तो चलिए क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन बताइए क्या होगा आंसर। क्या होगा, डी ना, डी। रेशियो एनर्जी का, एक क्वांटम का एनर्जी रेशियो क्वांटम का, अब यहां पर है 1000 एंगस्ट्रॉम और 2000 एंगस्ट्रॉम, तो hc बाय लेमडा, तो E1 बाय E2 जब करेंगे तो लेमडा 2 बाय लेमडा 1 ना, 2:1 ना, डी। तो सिंपली क्या आज हम लोगों ने सीखा, आज कुछ बड़ी चीजें नहीं थी, आज एलिमेंट्री चीजें मुझे करनी थी। हम लोगों ने पहले देखा कि वेव के 5 कैरेक्टर है, वेव के साथ 5 चीजें जुड़ी हुई है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इंटेंसिटी ऑफ वेव, ब्राइटनेस ऑफ वेव। सेकेंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, हर्ज में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड, दो लगातार ट्रफ या दो लगातार क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस। वेव नंबर, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, यूनिट क्या हो जाएगी उसकी, मीटर इनवर्स। वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर्ड इन पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने आज रिलेशनशिप, ये तो सिंपल है, C इक्वल्स टू लेमडा इक्वल्स टू C बाय न्यू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मैक्सवेल ने कॉस्मिक रे, एक्स रे या बहुत सारे ऐसे चीजों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर रखा जो बिना मीडियम के ट्रेवल कर सकती और जिसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो। मीडियम में कि वैक्यूम में, वैक्यूम में। मीडियम में ये स्पीड उतनी हो सकती है या नहीं हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। हम लोग जानते हैं लाइट को पानी में डालेंगे तो स्पीड सेम रहेगी क्या, जो एयर में रहेगी, और एयर में जो स्पीड है वो वैक्यूम की स्पीड से ज्यादा होगी या कम होगी, कम होगी। जितना डेंसर मीडियम लेंगे उतनी स्पीड घटेगी। इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट की जो भी बातें की गई है, कंफ्यूज कभी नहीं होना, ये किसमें की गई है, वैक्यूम में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सबसे ज्यादा एनर्जी वाली कौन सी आ गई थी, कॉस्मिक रे। फिर कौन सी आ गई थी, गामा रे। फिर कौन सी आ गई थी, एक्स रे। फिर कौन सी आ गई थी, यूवी रे। फिर कौन सी आ गई थी, विजिबल के बाद इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स, और फिर लॉन्ग रेडियो वेव्स। ठीक है, ऑर्डर बताइए कॉस्मिक रे का, ये फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है या एनर्जी की ऑर्डर है, एनर्जी 10 पर पावर 22 to 24। उसके बाद बताइए 10 पर पावर कितने से कितने में जाएगा। उसके बाद एक्सरे ना, एक्सरे का बताइए 18 से 20। उसके बाद विजिबल 15, 14 से 16। उसके बाद इंफ्रारेड का रीजन 12 से 14। उसके बाद
और 1 हर्ज किसका बोलेंगे हम लोग? लॉन्ग रेडियो वेव्स का। ठीक है। कॉस्मिक रे सिंपली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है प्राइमरीली किससे? एक्चुअली प्राइमरीली क्यों बोला गया ये भी टर्म देखिए, हमने लिखा है एक जगह प्राइमरीली, देखो क्योंकि देखो ये जो हमने समझाया किसको समझाया? सेकेंडरी कॉस्मिक रे पार्टिकल्स। मतलब क्या अंतर है? ये कॉन्सिक्वेंस है, कॉन्सिक्वेंस समझ रहे ना, इसका फल प्राइमरीली ये है और सेकेंडरीली ये है। तो ये जो आता है हमारे किससे टकराने के बाद? एटमॉस्फेयर से। ठीक है। बाकी चीजें मैक्सवेल की थियरी ये है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वेव जो है, किसी भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल में अगर एक्सेलरेशन है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो अब वो चार्ज पार्टिकल का जो प्रोपैगेशन का डायरेक्शन है उसके द्वारा प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पर ये क्या है? परपेंडिकुलर। और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी अपने आप में क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, सिंपल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी मैक्सवेल की क्या है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल, ध्यान से इसको गड़बड़ाना नहीं है, किसी भी चार्ज पार्टिकल में अगर एक्सेलरेशन है तो वो पहले प्रोड्यूस करेगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है इसका जो प्रोपैगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन है, उस डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन पर परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी हमारा मैक्सवेल का। चलो बाकी तो समझ गए, दोनों में डिफरेंस भी क्लियर कर दिया। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आज के लिए छोड़ दे रहे हैं इतने पे। अगली क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? अब इसमें देखते हैं, पहले थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी यूज कर ले। हाँ, अगली क्लास में फिर आपको 10-12 क्वेश्चन बनाना। टॉपिक क्या रहेगा? प्लैंक्स क्वांटम थियरी, मैक्सवेल थियरी और प्लैंक्स क्वांटम थियरी। ये जितना आसान लग गया E = h/nu, क्वेश्चन उतनी आसानी से नहीं आएगा। तो अगली क्लास आते हैं, बैठते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्या होगा। चलिए, थैंक यू।